गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ई लेक्चर सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी की कि मोड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा मोड की कैलकुलेशन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से की जा सकती है। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो मोड है उसकी कैलकुलेशन हम कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में बहुलक की गणना के लिए दो मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड, उसी प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज में भी जो बहुलक है उसकी गणना के लिए दो मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग रीति। तो हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें बहुलक की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको। यहाँ ये क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। यहाँ हमें बहुलक की कैलकुलेशन करनी है। तो हम देखते हैं कि बहुलक की जो गणना है वो हम इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं और ग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ फ्रीक्वेंसीज का एनालिसिस करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसीज है, आवर्तियाँ हैं, वो नियमित है या अनियमित है। नियमित आवर्तियों का मतलब है कि आवर्तियाँ बढ़े प्रारंभ में, फिर मैक्सिमम हो जाए और उसके बाद में घटने लगे। और अनियमित आवर्तियों की सिचुएशन में जो आवर्तियाँ हैं वो इस प्रकार से नियमित रूप से बढ़ती और घटती नहीं है, और अधिकतम आवृत्ति बिल्कुल मध्य में ना होकर प्रारंभ में अंत में कहीं भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आवृत्तियाँ अनियमित होती है तो उस आवृत्ति से पहले और बाद के वाली आवृत्ति में बहुत मैक्सिमम जो आवृत्ति है उससे पहले वाली आवृत्ति और बाद वाली आवृत्ति में बहुत अधिक अंतर होता है, जबकि नियमित आवृत्तियों की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ हम देखते हैं, फ्रिक्वेंसीज का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 17, वो आपके थर्ड लास्ट पे है, यानी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो मिड में नहीं है। और फ्रिक्वेंसीज का एनालिसिस करने पे हमें ये भी ज्ञात होता है कि देखिए, यहाँ पर जो आवर्तियाँ हैं वो 16 होने के बाद में 10, 12, फिर 16 हो गई, और फिर उसके बाद में फिर घटने लग गई 14, 10, 8 और फिर मैक्सिमम हुई है। यानी इन फ्रिक्वेंसीज को हम देख के ये कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसीज अनियमित है, आवर्तियों का वितरण या अनियमित है। इसलिए हम यहाँ बहुलक की गणना इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। यहाँ हम बहुलक की गणना करेंगे ग्रुपिंग मेथड से। अगर ये जो 17 है 28 to 30 वाली क्लास में, ये 17 यहाँ ना होकर सपोज कीजिए 20 to 14, 24 में होता, सॉरी ये 16 के बाद में होता, तो उस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा बहुलक की कैलकुलेशन की जा सकती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर है, इसलिए यहाँ हम बहुलक की गणना ग्रुपिंग मेथड के द्वारा करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड से जो बहुलक की गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी कि यहाँ फर्स्टली तो हम क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फिर यहाँ फ्रिक्वेंसीज लेंगे। फ्रिक्वेंसीज में हम फर्स्टली 2-2 के जोड़ के आधार पर फ्रिक्वेंसीज बनाएंगे, फिर बाद में हम 3-3 के जोड़ के आधार पर फ्रिक्वेंसीज बनाएंगे। तो ये तो हमारी फर्स्ट कॉलम में तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज है। इसके बाद में जो सेकंड कॉलम है उसमें हम 2-2 के जोड़ के आधार पर बनाएंगे। जैसे कि हम पहले 10, 12 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो गया, फिर 16 एंड 14 को जोड़ेंगे 30 हो गया, 10 एंड 8 को जोड़ेंगे 18 हो गया, 17 एंड 5 को जोड़ेंगे 22 हो गया, और ये 4 लास्ट में बच गया तो इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है 10, उसे छोड़कर नेक्स्ट दो फ्रिक्वेंसीज के जोड़े बनाएंगे। जैसे कि 12 एंड 16 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 28, इसके बाद में 14 एंड 10 को जोड़ेंगे 24, इसके बाद में 8 एंड 17 को जोड़ेंगे 25, और उसके बाद में हम 5 एंड 4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 9। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए जो फोर्थ कॉलम है फ्रिक्वेंसी का, उसमें हम क्या करेंगे 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि फर्स्टली हम 10, 12 और 16 को जोड़ेंगे और इन्हें जोड़ के लिखेंगे हम यहाँ 38। इसके बाद में हम 10, 8, 17 को जोड़ेंगे, सॉरी 14, 10 और 8 को जोड़ेंगे और ये लिखेंगे हम 32। इसके बाद में 17, 5 एंड 4 को जोड़ेंगे
तो ये आ गया 26। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो 10 है इसे छोड़ के हम नीचे के 3 की ग्रुपिंग करेंगे, अर्थात 12, 16 एंड 14 को जोड़ेंगे। फिर बाद में 10, 8 और 17 को जोड़ेंगे और बीच में लिख देंगे। यहाँ पे जो लिखेंगे वैल्यू वो कौन लिखेंगे, बीच में लिख देंगे इन तीनों के। और फिर बाद में हम लास्ट में 2 वैल्यू बच गई, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर की 2 फ्रिक्वेंसी छोड़ देंगे, 10 एंड 12, और 16, 14 और 10 को जोड़ के लिखेंगे। और फिर बाद में 8, 17 और 5 को जोड़ के लिखेंगे। अब हम इनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हर कॉलम है उस हर कॉलम में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है, 17, तो 17 के सामने हम एक टेलीबार्स बना देंगे, अर्थात इस फ्रिक्वेंसी या इस रो में हम एक टेलीबार बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है 30, और 30 किसका है, 12 to 16 और 16 to 20। इन दोनों क्लासेस के सामने हम एक एक बार्स बना लेंगे। फिर थर्ड कॉलम में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है आपकी 28, और यहाँ हम क्या करेंगे, 28 किस किस का समेशन है, 8 to 12 और 12 to 16, तो इनके सामने एक एक टेलीबार्स बना देंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 38, और ये 38 किस किस का समेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का, तो इनके सामने भी हम एक एक टेलीबार बना देंगे। और जो फिफ्थ कॉलम है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 42, और 42 किस किस का समेशन है, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20, तो इनके सामने भी एक एक टेलीबार बना लेंगे। इसके बाद में जो सिक्स कॉलम है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 40 है, और ये 40 किस किस का समेशन है आपके, 12 to 16, 16 to 20 और 20 to 24, तो इनके सामने भी एक एक टेलीबार्स बना लेंगे। और देखिए टेलीबार्स को जब 4 है तो 4 तो हम इस तरीके से सीधी लाइन के द्वारा दिखा देंगे, और जब अगर हम किसी की फ्रिक्वेंसी 5 बार आ गई यानी तो सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसे तिरछी रेखा से काट देंगे। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे कि इन फ्रिक्वेंसीज की जो टेलीबार्स हमने बनाई है इन्हें काउंट करके यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है वो क्या है, 5 है, और 5 किस कॉलम के, जो 5 है वो किस क्लास के सामने की फ्रिक्वेंसी है, 12 to 16, तो यहाँ ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हमने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया है 12 से 16। नेक्स्ट हम जो फॉर्मूला है बहुलक निर्धारण का वो लगाएंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। यहाँ F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की आवर्ती, F1 है बहुलक वर्ग की आवर्ती, F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवर्ती, और L1 बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, और I क्या है, बहुलक वर्ग का विस्तार, और Z तो बहुलक की वैल्यू है ही आपके। तो हम सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और जब वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 14.67। तो हमारा जो बहुलक का मूल्य है वो है 14.67। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब जो बहुलक का मूल्य है वो बहुलक क्लास से ही बाहर हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम कैसे बहुलक की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ भी जो फ्रिक्वेंसीज है वो क्या है, यहाँ फ्रिक्वेंसीज जो है वो नियमित नहीं है, अनियमित है। तो यहाँ हम बहुलक के निर्धारण के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अनियमित क्यों है, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम आवृत्ति है उससे पहले और बाद वाली आवृत्ति में बहुत ज़्यादा अंतर है, 13 और 20, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। ग्रुपिंग मेथड के द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हमने देखा कि जो फ्रिक्वेंसीज के जोड़े हमने बनाए, 2-2 के जोड़े बनाए, फिर 3-3 के जोड़े बनाए, ये कैसे बनते हैं वो आपको पता है। फिर हमने इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी है, और उनके सामने जो क्लासेज है उससे संबंधित वहाँ हमने टेलीबार्स का यूज़ किया। ये आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज हैं इनमें।
और यहाँ हमने टेलीबार्स लगाने के बाद में जब एनालिसिस किया तो हमें पता लगा कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 2 आ चुकी है, 5 और 5। देखिए यहाँ पर ऐसी जब सिचुएशन आ रही है कि 2 बहुलक वर्ग की आवृत्ति अधिकतम है, तो इस सिचुएशन में बहुलक वर्ग एक्चुअल में कौन सा होगा, इसके लिए हम डेंसिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो डेंसिटी टेस्ट है वो यूज़ किया जाएगा। और डेंसिटी टेस्ट कैसे यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर हम जो दोनों क्लासेस है हमारी मैक्सिमम जिनकी फ्रिक्वेंसीज है वो ले लेंगे, जैसे कि 40 to 50 की और 50 to 60 2 क्लासेस की आवृत्ति अधिकतम है, तो वो हमने ले ली। फिर हम इनकी F0, F1 और F2 लिखेंगे, 40 to 50 की और 50 to 60 की। तो टोटल जब हम देखेंगे तो टोटल देखिए जिसका ज़्यादा होगा, जैसे कि इसका तो टोटल आया है 54 और इसका आया है 56, तो मैक्सिमम या अधिकतम टोटल किसका आया है, किसकी आवृत्तियों का जो योग आया है वो अधिकतम है 50 to 60 वर्ग की, इसलिए जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा होगा हमारा 50 to 60। अतः ऐसी सिचुएशन यदि कभी आ जाती है कि हमने ग्रुपिंग मेथड से एनालिसिस किया और हमें 2 वर्गों में फ्रिक्वेंसीज बराबर मिल रही है, जिसे हम द्विबहुलक कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम फ्रिक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट यूज़ करते हैं और एक्चुअल में बहुलक वर्ग कौन सा है उसका निर्धारण कर लेते हैं। अब बहुलक वर्ग निर्धारित हो गया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे हमें बहुलक की वैल्यू जो मिलेगी वो 47.5 होगी। देखिए अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि बहुलक का जो क्लास है वो तो हमारा 50 से 60 था, लेकिन जो बहुलक की वैल्यू है वो 47.5 मिली है, यानी 47.5 मिली है। तो ये वैल्यू 50 से 60 वाले वर्ग में एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें नहीं पाई जाती, अर्थात ये मूल्य जो है बहुलक का वो हमारे बहुलक वर्ग से बाहर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वैकल्पिक सूत्र है, हम उसका यूज़ करते हैं। कब, जब बहुलक का मान बहुलक वर्ग से बाहर हो, तो उस सिचुएशन में बहुलक के मूल्य निर्धारण के लिए वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और ये वैकल्पिक सूत्र कौन सा है, Z बराबर L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई I। अब यहाँ भी जो सिंबल्स हैं उनका मतलब एज इट इज़ वही है जो प्रीवियस फॉर्मूले में था। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा 54.17। तो ये एक्चुअल में हमारा बहुलक का मूल्य होगा, यही हमारा बहुलक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो हम बहुलक का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। जब आवृत्तियाँ नियमित होगी तो हम इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करेंगे और जब आवृत्तियाँ अनियमित होगी तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि अगर ग्रुपिंग मेथड से हमें 2 वर्गों की आवृत्ति बराबर प्राप्त हो जाए तो इस सिचुएशन में हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट यानी आवर्ती घनत्व परीक्षण का प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं। एक और सिचुएशन भी हमने इस वीडियो में देखी कि जब बहुलक वर्ग से बहुलक का मूल्य बाहर होता है, अर्थात जो बहुलक का मान है वो बहुलक वर्ग की सीमाओं से बाहर हो, तो उस सिचुएशन में हम जो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला है या जो जनरल फॉर्मूला है उसका यूज़ ना करके एक अल्टरनेटिव फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा बहुलक के मूल्य का निर्धारण करते हैं ताकि बहुलक का मूल्य बहुलक वर्ग की सीमाओं में हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।